बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा उस मालिक हस्ती के नाम से, उस खालिक हस्ती के नाम से जो मंज़र से ज़्यादा पस मंज़र और पस मंज़र से ज़्यादा मंज़र के हक़ाइक़ से आशना है। सहर उर्दू टीवी से प्रोग्राम मंज़र और पस मंज़र में राशिद नकवी का सलाम कबूल फरमाएँ। अज़ीज़ नाज़रीन, आलमी इलाकाई सतह पे बहुत सी ख़बरें इस वक्त बर्निंग क्वेश्चन बनी हुई हैं और बहुत सारे मनाजिर इस वक्त जो हम देख रहे हैं इंसान को रंजीदा कर देते हैं। ईद के अय्याम हैं, रमज़ानुल मुबारक गुज़र चुका है। मोमिनीन मुसलमान रमज़ान की इबादत के बाद खुश व खुर्रम नज़र आते हैं। ईद की नमाज़ें अदा हो चुकी हैं। अलबत्ता कोरोना की वजह से माजी की तरह तो ईद न मनाई जा सकी, लेकिन बहरहाल ईद है और ईद सईद फ़ित्र है। इस मौके पे अलबत्ता दिन गुज़र चुके हैं, लेकिन हम मंज़र व पस मंज़र की अपनी टीम की तरफ से आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में ईद मुबारक पेश करते हैं और साथ साथ उन ख़बरों की तरफ और उन वाक़यात की तरफ भी मुतवज्जे करते हैं कि जो इस वक्त मुख्तलिफ़ इस्लामी ममालिक बिलखसूस फ़लस्तीन और अफ़ग़ानिस्तान में पेश आ रहे हैं। फ़लस्तीन में गासिब सुन्नी हुकूमत जिस अंदाज से मज़लूम, महसूर और महरूम फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ अंधाधुंध हमले कर रही है और जिस अंदाज से निहत्ते शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है, ख़ानदान के ख़ानदान इस फायरिंग, इस बमबारी और इन मिज़ाइलों और रॉकेटों के निशाने पे हैं। फ़लस्तीन का ज़िक्र हमेशा सर फ़हरिस्त है। फ़लस्तीन का मसला आलम इस्लाम का मसला है, हमेशा सर फ़हरिस्त है। लेकिन हम दूसरे इस्लामी ममालिक में जो वाक़यात पेश आ रहे हैं उनके भी नज़र डालना ज़रूरी समझते हैं। इसी तनाज़ुर में हमने आज के मंज़र और पस मंज़र का जो मौजू रखा है वो आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। जी हाँ नाज़रीन, आपने इन तस्वीर से अंदाज़ा लगाया होगा कि आज का हमारा मौजू अफ़ग़ानिस्तान है और अफ़ग़ानिस्तान में गुज़श्ता एक दो हफ़्तों से बड़े तकलीफ़ दे वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। बाज़ अच्छी ख़बरें भी हैं कि वहाँ से अमरीकी फ़ौजी इनख़ला में मशगूल हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो वहाँ पे मुख्तलिफ़ वाक़यात पेश आ रहे हैं स्कूलों के अंदर, मसाजिद के अंदर, पब्लिक मकामात पे, वो यकीनन तकलीफ़ दे हैं। हमने इसीलिए आज का मौजू अफ़ग़ानिस्तान
तब्दीलियों की जद में इसको इंतखाब किया। और इस वक्त हमारे साथ बड़ा अच्छा पैनल मौजूद है। पाकिस्तान के इंतहाई सीनियर तजिया निगार और अफ़गानिस्तान अमूर पे खुसूसी निगाह रखने वाले जनाब सज्जाद मीर साहब भी हमारे साथ लाइन पे हैं, और हिंदुस्तान से मारूफ तजिया निगार और रोज़नामा इनकलाब के कालम निगार जनाब हसन कमाल साहब भी हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। मैं दोनों अहबाब की खिदमत में सलाम भी अर्ज़ करता हूँ और ईद मुबारक भी पेश करता हूँ। मैं प्रोग्राम का आगाज़ सज्जाद मीर साहब से करूँगा। मीर साहब, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? जी हाँ, आ रही है जी, बिल्कुल जी। मीर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। और देखें, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल आपके सामने है, और बदकिस्मती से हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता इसी दिन, हफ्ते के दिन, एक बच्चियों के स्कूल पे एक इंतहाई बहीमाना किस्म का हमला किया गया, और एक बड़ी तादाद में मासूम बच्चियाँ, कम सिन बच्चियाँ उस हमले का शिकार हो गईं। और उसके चंद दिन के बाद फिर एक मस्जिद पे हमला हुआ, और मस्जिद को, वो भी रमज़ान के अंदर, रमज़ान मुबारक के अंदर। मैं असल मौजू में तो बाद में आऊँगा, मैं थोड़ा सा इस पे तबसरा चाहूँगा कि इस वक्त ये जो वाक़यात हैं, इनका आया कोई अमरीकी इनखिला से ताल्लुक़ बनता है? इसके बेनिफिशरी कौन हो सकते हैं? असल में जी, वो तो एक बात है, हम अपनी अपनी तरह से सियासत के हवाले से सोचते हैं, अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान अपनी तरह से सोचता है, ईरान अपनी तरह से सोचता है, हिंदुस्तान अपनी तरह से सोचता है। लेकिन एक बात पे तो सबका इत्तफाक है ना जी, इसमें तो कोई शक नहीं है। बल्कि अब तो सऊदी अरब ने भी यही कहा है कि अफगानिस्तान में अमन आना चाहिए। हम अब बिल्कुल, हमारी हुकूमत जो बड़ी वजाहत के साथ ये बात कर रही है कि हमें अपना हाउस इन ऑर्डर करना चाहिए, यानी ये तक कह रही है कि अगर हमसे कोई गलतियां हुई हैं, कोताहियां हुई हैं, तो अब उनको ठीक होना चाहिए। और ये बात आज से नहीं, नवाज शरीफ के ज़माने से ख्वाजा आसफ ने सबसे पहले कही थी कि हमें अपना हाउस इन ऑर्डर करना चाहिए। जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है, शायद दुनिया एक लंबा अरसा उसे नहीं समझी। अमरीका जितने अरसे से इस जंग में मुब्तला है, तारीख में, यानी हालिया तारीख में कम अज कम, वो कभी इतनी लंबी जंग में मुब्तला नहीं रहा है। इस वक्त अंदर कई ग्रुप हैं, कोई शक नहीं है। खुद जब मुजाहिदीन लड़ रहे थे रूस के खिलाफ, और मुजाहिदीन का असर अगर पाकिस्तान के साथ था या ईरान के साथ था या किसी के साथ था, तो ये नहीं था कि एक ग्रुप उस मुल्क के साथ है, एक ग्रुप उस मुल्क के साथ है। बेशुमार ग्रुप थे, हमारे यहाँ 7 गिने जाते थे, आपके यहाँ शायद 8 थे या कितने थे। तो इस तरह बहुत सारे लोग, जो वार लॉर्ड जो थे, वो ऐसा ऐसा ग्रुप बनते गए। हमने उनको कोई नाम भी दे दिए, कोई उठ के मदरसा या खानी से गया था, कोई कहाँ से गया था, पीछे कहानियां थी, लोगों की अमदाद थी। लेकिन जब रूस के खिलाफ लड़ रहे थे, तो एक तासुर ये था कि ये गोया रूसी फौजों ने वहां कब्जा किया है, ये उस कब्जे को छुड़ाना चाहते हैं। लेकिन जब अमेरिका आया, और उसमें सबसे बड़ी कोताही ये हुई कि पाकिस्तान पे परवेज मुशर्रफ की हुकूमत थी, और परवेज मुशर्रफ की हुकूमत ने अवाम की राय के खिलाफ एक फैसला दिया और अमरीकियों को आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट किया, जिस पर बड़ा हंगामा भी होता रहा। लेकिन ये कि हुकूमतें जो करती हैं उस सब दुनिया में, वही हक होता है, गोया वही सच होता है, वही माना जाता है, वही चलता है। नतीजा ये हुआ कि हालात इतने खराब हुए कि पाकिस्तान को एक वक्त आकर ये कहना पड़ा कि हमें हाउस इन ऑर्डर करना चाहिए। और इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान पिछले काफी लंबे अरसे से, खास तौर पर हमारी असली क़यादत इस कोशिश में है कि अफगानिस्तान के मामले पे अपने आप को डिस्टेंट भी करें, और कोशिश करें कि वो लोग जो कोई थोड़े बहुत भी किसी तरह भी पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस में हैं, उनको मुज़ाकरात की मेज पे लाया जाए। बल्कि आखिरी बात तो पाकिस्तान ने ये कहा था कि हमारे बस में जो कुछ था वो हमने कर दिया, अब बियॉन्ड आवर, यानी कि हमारी हदूद से आगे की बात है। बात यह है कि मामला दूर तक तय हो रहे हैं, अमेरिका उसमें शामिल है, पिछले दिनों रूस भी शामिल हुआ, तुर्की में इसका एक करने की कोशिश की गई। इसमें इंटरेस्ट सब मुल्कों के हैं, यानी पूरे आलम अरब के, बहुत खास तौर पर सऊदी अरब के, ईरान के, हिंदुस्तान के, पाकिस्तान के, चीन के, और सेंट्रल एशिया के ममालिक के भी उसमें इंटरेस्ट पाए जाते हैं। इसमें जो कुछ भी सबसे बड़ा मसला ये है कि जब अमेरिकी फौजें जहां से चली जाएं, तो वार लॉर्ड्स, मैं तालिबान नहीं कहता, जो ग्रुप भी हैं वहां लड़ रहे हैं, वो अपने मेन स्ट्रीम में आते हैं कि नहीं आते हैं, वो अमन कायम करते हैं कि नहीं करते हैं। उनकी ताकत, असली ताकत तो बिलाशुबा ऐसी है कि वो फितना फसाद भी पैदा कर सकते हैं, मामलात को बिगाड़ भी सकते हैं। लेकिन ये बात तय नहीं है कि जो सिस्टम अब अफगानिस्तान में है, उस सिस्टम के तहत वो हुकूमत बना सकते हैं कि नहीं बना सकते।
ये एक कंट्राडिक्शन है। वो इस आइन को कबूल करते हैं, नहीं करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, ये सारी वो बातें हैं जिसका फैसला आने वाले दिनों में होगा। अमेरिका की ये ख्वाहिश है कि ट्रंप ने जो एक तेजी के साथ मुआहिदा किया था और बात की थी कि वो 1 मई के बाद अमेरिकी फौजों को निकाल लेंगे, उसमें उन्होंने एक्सटेंशन कर दी है और उसको उस दिन के साथ जोड़ दिया है जब 9/11 हुआ था। हाँ, उनके नफ्सियाती तौर पर इसका फायदा तो पहुंचेगा, लेकिन सारे ग्रुप क्या दिलो जान से अमन कायम करने की तरफ आएंगे या इस कोशिश में होंगे कि इक़्तिदार में किस तरह पहुंचते हैं। ये एक लंबी कहानी है और हमें बिल्कुल मुतमईन होकर नहीं बैठ जाना चाहिए। अभी ये जंग जाने कब तक जारी रहे और कब तक ये जख्म सुलगते रहें और कब तक हम उसकी तपश तापते रहें और कब तक जाने वहाँ के लोग जो हैं वो उनकी मस्जिदों में बम बम फटते रहे। मैं उस पर ज़्यादा तबसरा नहीं करना चाहता, फलां ग्रुप था, फलां ग्रुप हो सकता है, फलां पॉसिबल हो सकता है। अफगानिस्तान में तो हर तरह का ग्रुप काम कर रहा है, हर तरह का ग्रुप काम कर रहा है। और अगर सच बोलें तो अफगानिस्तान में जो अब सूरत हाल है वो शायद किसानी के साथ किसी के काबू में आने वाली नहीं है। अब नेटो फोर्सेस को, अमेरिका को वहां से निकलना है, हर सूरत निकलना है, लेकिन निकलने के बाद क्या सूरत हाल बनती है ये तक तो कहता है ज़ल्मे खलीलज़ादे कि अगर मामला गड़बड़ हुए तो अमेरिका दोबारा आ सकता है। तो इन हालात में मामला को संभालना, समझना, तदब्बुर की जरूरत है। जी मीर साहब मैं दोबारा आपकी खिदमत में आऊँगा और ख़ासकर जिस तरफ आपने इशारा किया है कि ज़ल्मे खलीलज़ाद कहते हैं कि अगर सूरत हाल ख़राब हुई तो हम दोबारा भी आ सकते हैं, यानी अमेरिका दोबारा भी आ सकता है। मैं इस मौजू पे मज़ीद आपसे ज़रूर आगाही लूँगा। हसन कमाल साहब, इस वक्त जो अफ़गानिस्तान के अंदर सूरत हाल है, इसको क्या एक नई दहशतगर्दी की लहर करार दें, अमरीकी इनखला का रद्द अमल करार दें, या जैसे ख़ुद सज्जाद मीर साहब ने बड़ी खूबसूरत अंदाज से इसकी तफसीर और तशरीह की है कि बहुत सारे वार लॉर्ड्स हैं कि जो अपने अपने मफादात के लिए लड़ रहे हैं और आइंदा के लिए अपनी जगह बनाने के लिए मुख्तलिफ़ तरह के इक़दामात में मशगूल हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इसमें आम शहरी, उन बच्चियों का या मसाजिद में नमाज पढ़ने वालों को क्या कसूर है? अगर इक़्तिदार की जंग है तो अवाम को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? आवाज़ थोड़ी फेंट है जी, मालूम नहीं मेरी आवाज़। जी हसन कमाल साहब, आपकी आवाज़ बड़ी साफ आ रही है। हाँ, लेकिन आपकी आवाज़ थोड़ी धीमी थी मैं जहाँ तक समझ सका। देखिए, पहली बात तो ये है कि 20 साल की जंग जो थी उसके असरात 20 दिन या फॉर दैट मैटर 20 महीनों में ख़त्म हो जाएंगे, ये तो मुमकिन नहीं है। दूसरी ये कि अफगानिस्तान में हम सब जानते हैं कि बहुत सारे प्लेयर्स हैं। अफगानिस्तान में जो हो रहा है इस वक्त, उसमें बहुत सारे प्लेयर्स हैं। पहले तो आज थोड़ा सा अमेरिका की बात करें, किसी ने आपने जिक्र किया तो वो ज़ल्मे खलीलज़ाद ने कहा था कि अगर उनके अमेरिकी मफादात पर या उन लोगों को पर जो अमेरिका के मफादात के निगहबान हैं कुछ ऐसा होता है तो अमेरिकन वापस आएंगे। तो ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब ने कहा जरूर है, वो अमेरिकन अब कभी वापस नहीं आए। उनको वापस आना होता तो वो जाते ही। लेकिन ये अलग बात है कि अमेरिका में भी कई स्टेक होल्डर्स हैं, डीप स्टेट है उनकी, और उसमें पूरी तरीके से इत्तेफाक राय नहीं था कि अमेरिका के अफगानिस्तान की तरफ क्या पॉलिसी होना चाहिए, कैसे निकलना चाहिए, कब निकलना चाहिए, और निकलना चाहिए भी या नहीं निकलना चाहिए। लेकिन अब उन सब से हटकर बात ये है कि अमेरिका को निकलना तो बहरहाल। अब वहाँ जो हो रहा है, जैसे आपने जिक्र किया, बहुत ही बदनसीब वाक़यात में, ख़ासतौर पर यह कि बच्चों के स्कूलों पर और बच्चियों पर और मासूम शहरियों पर जिस तरीके से अटैक हो रहे हैं। अब अगर देखिए ज़रा थोड़ा सा भी अगर अक्ल सलीम जो है वो ये मंजूर नहीं करती, ये तस्लीम नहीं करती कि इसमें जो दो खास स्टेक होल्डर्स हैं, एक तरफ तालिबान और दूसरी तरफ आप कह लीजिए कि काबुल की हुकूमत अशरफ गनी वगैरह और उनके तमाम दूसरे इत्यादि। तो ये जो हो रहा है, इससे इन दोनों में से किसी को भी न कोई सियासी फायदा होगा, न कोई और किसी किस्म का फायदा होगा, बल्कि ये दोनों के लिए बहुत नुकसान थे।
इसलिए ये मानने में बड़ा तकल्लुफ होता है कि इनमें से कोई इन मामलात में मुलव्विस है। यकीनन ये कुछ और एलिमेंट्स, कुछ और अनासिर, और ये शुबहा अब और तक़वियत इसको मिल रही है कि ये जो कहा जाता था पहले कि वहाँ अल-कायदा के और खुसूसन दाइश के वो लोग जो अब अपने घरों में वापस, अपने मुल्कों में वापस जा नहीं सकते, उनके मुल्कों में उनके लिए कोई जगह नहीं, वो बिल्कुल एसोसिएशन और किराए के कातिल होके रह गए हैं। वो अपने घरों को लौट नहीं सकते, उनका अब कोई घर, कोई ठिकाना नहीं, और वो बिल्कुल डेस्परेट है और ऐन मुमकिन है। बल्कि तमाम शवाहिद ये बताते हैं कि ये जो कुछ हो रहा है ये इन्हीं अनासिर की कारस्तानियां हैं, यानी अल-कायदा और दाइश की। और वो जो है वो समझ लीजिए कि अब उनकी समझ में नहीं आता कि वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, तो वो अपना किसी भी तरीके से अपने वजूद का सबूत दे रहे हैं, या जो भी आप उसे कह लें। लेकिन ये हरकतें जो हैं, इस तरह की जो वाक़यात हैं, इसमें न तालिबान को इससे कोई फ़ायदा होगा अगर वो उसमें मुलव्विस हो, और न अशरफ गनी का कोई फ़ायदा होगा अगर वो उसमें मुलव्विस हो। जी हसन कमाल साहब, लाइन पे रहिएगा। मैं आपसे अगला सवाल यकीनन ये पूछने की कोशिश करूँगा कि दाइश के क्या अहदाफ हैं, और क्या दाइश और अमेरिका के अफ़गानिस्तान में एक जैसे मिलते जुलते अहदाफ हैं। मैं आऊँगा दोबारा। मीर साहब, आपकी खिदमत में मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि ये जो सूरत हाल है कि क्या अमेरिका वापस आ सकता है, इस पे भी हसन कमाल साहब ने भी एक इशारा किया है। लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें इजाफा भी करता जाऊँ कि अमेरिका अगर अफ़गानिस्तान में नहीं आएगा तो अपने अहदाफ, मकासद और वो जो मज़मूम मफादात हैं उसके ख़ित्ते में, वो फिर अफ़गानिस्तान के बाद क्या कोई मुतबादिल तलाश करेगा, और इन अहदाफ के असूल के लिए क्या कोई हमसाया ममालिक अफ़गानिस्तान के फिर किसी बड़ी मुश्किल का शिकार हो सकते हैं? ये अड्डे वहाँ पे तो मुंतकिल होने का इम्कान नहीं है। ये अड्डे तो मुंतकिल नहीं होते। यानी एक ज़माने में मुशर्रफ ने पाकिस्तान में अड्डे दिए थे, अब ऐसा मुमकिन नहीं है, मुश्किल लगता है। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि अमेरिका की मौजूदगी चारों तरफ हो सकती है, और अमेरिका आसानी के साथ इस खित्ते को छोड़ने वाला नहीं। वो उसे तलाश रहेगी, शायद वो शुमाली ताजिकिस्तान वगैरह में भी कोई अड्डे ढूंढ रहा है या कर रहा है, अड्डे नहीं ढूंढ रहा तो पाँव रखने की जगह ढूंढ रहा है, ये तो उसका तरीका रहेगा। असल बात कही अभी हसन कमाल साहब ने भी कही, दाइश और अल-कायदा की। एक ज़माना था कि बड़ी आसानी के साथ हम हर उस शख्स को कह देते थे कि इसका ताल्लुक अल-कायदा से है जो अफगानी नहीं होता था। जो अफगानी था वो तालिबान था, और जो अरब या बाहर से आया हुआ बंदा था उसको हम अल-कायदा कह देते थे। फिर वहाँ ये हुआ कि अरब दुनिया में जब इराक और शाम की लड़ाई शुरू हुई तो मालूम हुआ कि अल-कायदा वाले तो अमेरिका के साथ मिलकर लड़ रहे हैं, और उनके मुकाबले में एक और तंजीम बन गई जिनका नाम दाइश है। तो मालूम हुआ दहशत गर्दी एक अपना कल्चर है। अब अफगानिस्तान में वो सारे लोग जो तालिबान की पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं है, चाहे वो अफगानी क्यों ना हो, वो दाइश के साथ आ जाते हैं, और दाइश से मतलब लेते हैं इस्लामी हुकूमत कायम करनी है, इस्लामी खिलाफत कायम करनी है, दावत इस्लामी लेकर आना है हमने। तो ये एक नारा बन जाता है। जो लोग कई और जगहों पर भी इस तरह का नारा लेके पहुंचते हैं कि हमारा मकसद जहां फलां इलाके को आज़ाद कराना नहीं है, बल्कि वहां इस्लामी हुकूमत और इस्लामी झंडे को सरबुलंद करना है। ये जो रवैया है, ये अगर रवैया रहेगा और अगर तालिबान ने या अफगान हुकूमत ने इन पे काबू ना पाया, तो अमरीकियों को कोई ना कोई तरीका मिलेगा कि वो किसी और जरिए के साथ, जैसे उन्होंने शाम और इराक में किया, अल नसर के साथ, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ, वो कोशिश करते रहे, और एक अरसे तक हम समझे ही नहीं है कि इनमें असली कौन है और नकली कौन है, अमरीकी कौन है, गैर अमरीकी कौन है, कौन मकामी तौर पर लड़ रहे हैं, कौन नहीं लड़ रहे हैं। यहाँ भी ये सूरत हाल पैदा हो सकती है। दाइश की मौजूदगी इस वक्त सब कॉन्टिनेंट में बहुत से इलाकों और खित्तों में है, जिसमें मकामी लोग भी मौजूद होते हैं, और उनका कहना क्या होता है, नारा क्या होता है, इस्लामी रियासत, इस्लामी खिलाफत गोया वो कहना चाहते हैं और उसको कायम करना चाहते हैं। लेकिन इन्होंने दावा नहीं किया था तालिबान ने अफगानिस्तान में खिलाफत का। इन्होंने हमारा के अफगानिया
किया था, अमारत कहते थे, ये कोई खिलाफत अफगानिया का नाम ही लेते थे। तो हमारे यहाँ बहुत से लोग जो इंतहा पसंद थे उनसे आगे के दर्जे भी हैं, और इस वक्त बहुत से लोग जो इनसे मुतमईन नहीं होते, वो देखिए वार लॉर्ड्स मैंने कहा है ना जी, तो तनख्वाह मर्सनरीज हैं बहुत से लोग, तो बहुत से नजरियाती तौर पर यकीनन चले जाएंगे उधर, लेकिन बहुत से मर्सनरीज हैं, और वो लोग जो हैं वो हो सकता है प्रॉब्लम पैदा करते रहें, लेकिन अगर बड़ा तबका इत्तफाक कर गया तो फिर खित्ते में काफी हद तक इत्तेदाल पैदा हो जाएगा। और फिलहाल अगर इत्तेदाल ही पैदा हो जाए तो बड़े अमन के रास्ते में वो एक रास्ता साफ करने वाला मामला बन जाएगा। जी मीर साहब लाइन पे रहिएगा। हसन कमाल साहब, मैं अपने सवाल को दोहराऊंगा, और ख़ुद मीर साहब की गुफ्तगू के अंदर से भी आपने यकीनन ये बात सुनी होगी, दर्क की होगी कि दाइश को अब एक नए अंदाज से शायद अफ़गानिस्तान में इस्तेमाल करने की कोशिश है। और दाइश को पहले मशरिक़ वस्ता के अंदर भी किसने इस्तेमाल किया, आज सबके सामने है। हिलरी क्लिंटन ने ख़ुद इसका एतराफ़ किया था कि इसको बनाने में हम लोग शामिल थे, और हम अपने मकासद के असूल के लिए मिडल ईस्ट के अंदर बिलखुसूस शाम और इराक़ के अंदर हमें इस तरह के ग्रुप की ज़रूरत थी, इस तरह के ग्रोहों की ज़रूरत थी। तो अब क्या अफ़गानिस्तान के अंदर ये जो दाइश का ग्रोह, बकौल बहुत सारे सहाफ़ी हज़रात के, मीडिया के, कि इनको इराक़ और शाम से यहाँ पे मुंतकिल किया गया, और यहाँ पे अब एक वो आदाफ के जो पहले मिलिटेंट ग्रुप से अमेरिका हासिल नहीं कर सकता, उन मिलिटेंट ग्रुप्स की जगह पे, जिसको मीर साहब वॉर लॉर्ड्स भी कह रहे थे, तो उनकी जगह पे नए वॉर लॉर्ड्स, एक नया जंगजू ग्रोह लाया गया है। तो इसके खित्ते पे क्या असरात होंगे और अमेरिका इनसे क्या फ़वाइद ले सकता है? जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि वो शाम में और इराक में भी, बल्कि शाम में खास तौर पर जो दाइश का जो जन्म हुआ, तो बहुत ज़्यादा देर नहीं लगी ये मालूम होने में कि दरअसल इसके पीछे कौन है। बाद में पता चल गया कि पूरी तरीके से अमेरिका उसके पीछे है। अभी जो अफगानिस्तान में जो दाइश है, उसके बारे में कुछ ये तय नहीं है कि उसमें किन किन ममालिक के लोग हैं। मुख्तलिफ ममालिक के लोग दाइश में शामिल हुए थे, ये तो सबको मालूम है। तो और वो ये लोग जो हैं, इनके सर्वाइवल का सिर्फ यही एक तरीका है कि ये किसी के लिए प्रॉक्सी वार लड़े। यही उनके लिए एक सर्वाइवल का जरिया है, और ये प्रॉक्सी वार लड़ रहे हैं। किसकी लड़ रहे हैं, इसमें जरा सा सोचना पड़ेगा हमें। जैसा मैंने पहले अर्ज किया कि अमेरिका में भी जो कई जो प्लेयर्स हैं इसके, उसमें आपस में उनमें इत्तेफाक राय नहीं है। पेंटागन कुछ सोचता है तो अमेरिकन आर्मी कुछ सोचती है, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कुछ सोचता है। तो ये लोग इनमें से किसका गेम खेल रहे हैं, या सिर्फ उन्हीं का गेम खेल रहे हैं या किसी और का गेम भी खेल रहे हैं, ये अभी तय नहीं है। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद ये लोग जो हरकतें कर रहे हैं, जिस किस्म की वारदातें अंजाम दे रहे हैं, ये इनको कहीं बहुत दूर तक ले नहीं जा पाएगा। जरूरत अगर ये है कि अगर तालिबान और अशरफ गनी और दूसरे जो लोग हैं, अब्दुल्ला, ये सब मिलकर अगर ये तय कर लें कि उन्हें एक ऐसी गवर्नमेंट तश्कील करना है कुछ वक्त के लिए, जिसमें किसी एक फैक्शन का गलबा ना हो, बल्कि जिसमें प्रॉपर नुमाइंदगी हो सारे अफगानिस्तान की, तो फिर ये दाइश या अलकायदा या जो भी हैं, इनसे निपटने में बहुत देर नहीं लगेगी। अमेरिकन अगर उसमें इंटरेस्टेड भी हैं तो बहुत दिन तक वो इनको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, और अगर कोई और भी कंट्रीज का इंटरेस्ट है दाइश में तो वो भी बहुत दूर तक नहीं जा पाएंगे। जरूरत इस वक्त सबसे अहम जरूरत यह है कि वहां पर एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बन जाए, उबूरी दौर की हुकूमत बन जाए। ऐसी हुकूमत जिसमें अब तमाम अफगानिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी हो। उसमें वो जाहिर है कि मजहबी एलिमेंट्स भी हों, तो लिबरल एलिमेंट्स भी हों, लेकिन सबका रिप्रेजेंटेशन हो। अगर
इस तरीके की एक गवर्नमेंट तश्कील पा जाती है अफगानिस्तान में, तो फिर अगर दाइश किसी की प्रॉक्सी वॉर लड़ भी रहे हैं तो बहुत दिन तक लड़ नहीं पाएंगे। जी हसन कमाल साहब बहुत शुक्रिया, लाइन पे रहिएगा। मीर साहब, हसन कमाल साहब ने एक इंटरम गवर्नमेंट की बात की, एक इत्तेहादी हुकूमत या मुख्तलिफ ग्रोहों पे मुश्तमिल हुकूमत की बात की। क्या अशरफ गनी इनको कबूल करेंगे? एक सवाल मेरा। दूसरा ये है कि इस्तंबुल मुज़ाकरात के उन्वान से बड़ी बातचीत हुई कि बड़ा कामयाब इजलास होगा और उसमें अफ़गानिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में बड़े अहम फ़ैसले होंगे। फिर दरमियान में ये खबर आई कि अमरीका इस्तंबुल मुज़ाकरात के ज़रिए तालिबान पे अपनी कुछ चीज़ें मुसल्लत करना चाहता है, इसलिए तालिबान नहीं चाहते कि इस्तंबुल मुज़ाकरात में शरीक हों। तो आप इन दोनों सवालों की जवाब में, आपके वक्त की वजह से मैंने दो सवाल बेवक्त वक्त कर दिए ताकि हमारे नाजरीन आपके इस तजिए से ज़्यादा इस्तिफ़ादा कर सकें। देखिए, बात यह है कि इस वक्त कोई चारा कार नहीं है कि अफगान हुकूमत या जो अफगान एस्टेब्लिशमेंट है और तालिबान आपस में कोई इत्तेहाद पैदा कर ले। और अमेरिका की कोशिश भी है कि ऐसी सूरत पैदा हो जाए कि आर्जी तौर पर, अबूरी तौर पर ये इकट्ठे मिलकर मामला को चला सके। वो ज़ाहिर तो नजर नहीं आता कि ये करेंगे, लेकिन ये नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि इनके दरमियान जब राब्ता नहीं होगा कि दूसरे लोग ताकत पकड़ेंगे। इस बात का एहसास इन्हें भी है और अभी पिछले दिनों कुछ राब्ते भी हुए, मुलाकातें भी हुई। उनको अंदाजा है कि इकट्ठा होना बहुत जरूरी है, इकट्ठे होने में फायदा है और वो एक अबूरी दौर है। असूली मौक़िफ़ ठीक है तालिबान का कि हम इस आइन को कहाँ मानते हैं जो जर्मनी में बैठ के बनाया गया है और हम पे मुसल्लत कर दिया गया है, लेकिन अगर नहीं मानते तो क्या, किस तरीके से आप आएंगे? क्या आप तलवार के जोर से आएंगे, लड़के आएंगे, कैसे आएंगे, क्या नहीं आएंगे? इस बात का तालिबान को अंदाजा है। तालिबान जो है ना, खासे जीरक लोग उनमें मौजूद हैं जो मामला की तह तक पहुंचे। इतने साल से, 42 साल से ये लोग लड़ रहे हैं जी, और उसमें से रूस के साथ जो मुजाहिदीन थे वो उनकी कंटिन्यूटी भी शामिल है। हिकमत यार उसमें से है, वो जिसे हकानी ग्रुप कहते हैं वो इसमें शामिल है। ये सारे लोग बहुत पुराने हैं। तो मेरा ख्याल में आने वाले दिनों में ये मसला तो पैदा होगा, लेकिन इसके अलावा कोई चारा कार नहीं है। तो तवक्को की जा सकती है कि कोई ढीला डाला एक अलायंस जो है वो तश्कील पा जाए, और अमेरिका यही चाहता है कि फिलहाल ऐसा हो, क्योंकि वो अब इस जंग में हिस्सा नहीं लेना चाहता। कई साल पहले ईरान, इराक और अफगानिस्तान की जंग को $3 ट्रिलियन जंग कहा गया था। अब कहा जा रहा है कि सिर्फ अफगानिस्तान पर $3 ट्रिलियन खर्च हो चुके हैं। तो ऐसी सूरत में अमेरिका की इकोनॉमी इस पूरे बोझ को बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो इससे जान छुड़ाना चाहते हैं, उसको फायदा कोई नहीं हो रहा है इसका। तो मेरा ख्याल में हमें तवक्को रखनी चाहिए कि हालात बेहतर हो जाएंगे, तवक्को रखनी चाहिए, यही कह सकता हूँ। जी मीर साहब बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। हसन कमाल साहब, मेरे पास 1 मिनट का टाइम है और मैं आपसे ये सवाल करूंगा कि तुर्की अपना एक बड़ा रोल चाह रहा है अफगानिस्तान के अंदर। आप क्या समझते हैं कि तुर्की इस वक्त इस पोजीशन में है कि अफगानिस्तान में एक बड़ा रोल प्ले करे और गैर मुल्की अफवाज की जगह पे अपनी अफवाज भेज के या अपने किसी और तरीके से वहाँ पे सिस्टम को, अमन व अमान को बहाल कर सकता है? मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया, जरा आप रिपीट करेंगे? जी, मैं हसन कमाल साहब अर्ज कर रहा हूँ कि तुर्की अपना रोल मांग रहा है अफगानिस्तान के अंदर, बज़ाहिर ऐसे महसूस होता है, और इस्तंबुल जो मुज़ाकरात थे उसमें भी ये बात होनी थी। और अभी एक और ख़बर भी ये है कि दोबारा दोहा मुज़ाकरात भी शुरू हो गए। तो तुर्की का क्या रोल बन सकता है, और जो अभी दोहा मुज़ाकरात शुरू हुए हैं इसके कोई असरात होंगे फौरी तौर पे? 1 मिनट का टाइम है हमारे पास। जी, मेरा ख्याल में अकेला तुर्की नहीं कर पाएगा। इस वक्त जो खास तौर पर अफगानिस्तान के हालात को जो संभाल सकता है जो ग्रुप, वो सिर्फ तुर्की नहीं है, बल्कि तुर्की, ईरान, चीन और पाकिस्तान, ये चारों हैं। ये अगर चारों मिलकर वहां पर कोशिश करेंगे तो फिर ये एक इंटरिम गवर्नमेंट बनने में बहुत तासीर नहीं होगी। मैं यकीनन तैयब अर्दोगान के अज़ाइम बड़े। जी हसन कमाल साहब बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। माजरत हम आपकी बात पूरी नहीं सुन सके और हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंच गया। नाज़रीन, हम आपसे भी इजाज़त चाहते हैं और आइंदा हफ्ते नए मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक हमें इजाज़त दें। खुदा हाफिज़ व नासिर।